हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के यूनिट 3 का सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ओके, आज हम लोग पार्टीशन फंक्शन और थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल के बीच रिलेशन देखेंगे। ओके, इसी हेडिंग का दूसरा नाम क्या हो सकता है? एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ठीक, तो आपसे एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ठीक, तो इस हेडिंग की जगह ये हेडिंग भी आ सकता है एग्जाम में, इस वजह से मैं OR करके लिख दिया। ओके, आज के इस लेक्चर के बाद आपको ये जानकारी मिल जाएगा कि अगर हमको सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन पता है तो हम उस सिस्टम के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल मीन्स क्या? उसका मीन एनर्जी या टोटल एनर्जी क्या है, उसका एंट्रोपी क्या है सिस्टम का, एंथैल्पी क्या है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, प्रेशर क्या है, ये सब चीज़ आप फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको सिस्टम का पार्टीशन फंक्शन पता है तो। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्टीशन फंक्शन से कैसे हम लोग थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल को फाइंड आउट कर सकते हैं उसी चीज़ को पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन एंड थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल। ओके, तो देखिए किसमें निकालना है। सबसे पहले हम लोग को मीन एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन में क्या करना है? रिलेशन निकालना है या टोटल एनर्जी। यहाँ से देखिए मीन एनर्जी क्या है? मीन एनर्जी ई बार इक्वल टू ई बाई नंबर ऑफ पार्टिकल, टोटल एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। यहाँ से आप टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। जो टोटल एनर्जी ई होगा वो क्या होगा? एन टाइम्स ई बार हो जाएगा। ठीक, तो आप मीन एनर्जी भी निकाल सकते हैं और टोटल एनर्जी भी सिस्टम की निकाल सकते हैं। ठीक, अगर आपको पार्टीशन फंक्शन पता है तो। ओके, कैसे निकालेंगे अभी मैं एक एक केस लेके उसको अच्छे से समझा के डिराइव कराऊंगा। ओके, फिर देखिए अगर आपको पार्टीशन फंक्शन पता है तो आप एंट्रोपी भी सिस्टम की कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, एंट्रोपी और ये प्रोबेबिलिटी में क्या रिलेशन होता है ये चीज़ हम लोग पीछे पढ़ चुके थे सेकंड चैप्टर में ही। अब देखिए एंथैल्पी भी आप सिस्टम की निकाल सकते हैं और एंथैल्पी होता क्या है? E प्लस PV के बराबर होता है। एंथैल्पी ये पढ़े हुए हैं आप सेकंड सेमेस्टर में। अब हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी क्या होता है? F इक्वल टू E माइनस TS होता है। और गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? गिब्स फ्री एनर्जी जो होता है G इक्वल टू, आप पढ़े थे, G इक्वल टू H माइनस TS होता है। ठीक, तो यहाँ से G इक्वल टू H का वैल्यू हम रखें तो क्या होगा? E प्लस PV माइनस TS। ठीक, तो वही चीज़ देखिए लिखा गया E माइनस TS प्लस PV करके लिख दिए। ठीक, तो हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को भी, अगर हम लोग को पार्टीशन फंक्शन वगैरह पता है तो गिब्स फ्री एनर्जी भी सिस्टम का कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो मतलब हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी और पार्टीशन फंक्शन में भी रिलेशन अभी निकालेंगे। ठीक, उसी तरीके से हम लोग प्रेशर को भी कैलकुलेट करेंगे। देखा जाएगा कि अगर हम लोग को पार्टीशन फंक्शन की जानकारी है तो हम लोग सिस्टम का प्रेशर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ अभी पहले मैं एनर्जी का बताऊंगा, फिर एंट्रोपी का, फिर आगे बढ़ते हुए हम लोग चलेंगे। काफ़ी आसान लेक्चर आज का। ठीक, क्या कहा मैंने कि पार्टीशन फंक्शन का क्या एप्लीकेशन है, आज हम लोग उसको पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, अभी आप देखिएगा अगर हम लोग को सिस्टम के पार्टीशन फंक्शन पता है तो ये जितने थर्मोडायनेमिक पैरामीटर या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल लिखे गए हैं सबको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। ओके, आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका चाहे ले लें। देखिए स्टूडेंट, अब मीन एनर्जी को हम लोग चल रहे हैं पार्टीशन फंक्शन के टर्म में लिखने। ठीक, तो पहला पॉइंट लिखें मीन एनर्जी E बार। ठीक, अगर हमको मीन एनर्जी पता है तो हम लोग टोटल एनर्जी भी पार्टीशन फंक्शन के टर्म में लिख लेंगे। ठीक, आगे मैं आपको बताऊंगा ये चीज़। ओके, अब देखिए रिलेशन निकालना है E और Z में, मतलब E बार इक्वल टू समथिंग हमको मिलेगा। E बार और Z में रिलेशन निकालना है, इसका मतलब E बार इक्वल टू समथिंग हमको मिलेगा, उसमें Z भी आएगा। ये चीज़ क्लियर? जैसे अगर कहा जाए A इक्वल टू KZ या KB, ऐसे कहा जाए A इक्वल टू KB कहा जाए तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन A और B में क्या कर रहा है? रिलेशन बता रहा है। ठीक, तो मतलब A इक्वल टू समथिंग इनटू B मिला हुआ है, तो हम कह रहे हैं कि A जो है B के साथ कुछ ऐसे रिलेट है। वैसे ही जो ये E बार है, ये जो E बार है इसको क्या करना है कि इक्वेशन के फॉर्म में हम लिखेंगे जिसमें कुछ क्वांटिटी आएगा और उसके साथ क्या होगा? Z भी आएगा। ठीक, तो हम कह देंगे कि E और Z में, मतलब E बार और पार्टीशन फंक्शन में क्या है? ये रिलेशन है। ठीक, इसी को कहा जाता है ना, जब हम क्या करें एक चीज़ को दूसरे के फॉर्म में क्या करें? एक्सप्रेस कर लें। जैसे A को B के फॉर्म में क्या किया? एक्सप्रेस कर दिया इस इक्वेशन के माध्यम से, तो हम कह देंगे कि AB का रिलेशन है। वैसे E बार को Z के टर्म में हम एक्सप्रेस कर देंगे तो कह देंगे हम कि E बार और Z में ये रिलेशन है। हमको Z का वैल्यू पता रहेगा तो E बार का वैल्यू पता लगा लेंगे। ठीक, तो वही चीज़ करने हम लोग आगे चल रहे हैं। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं कि द एवरेज एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ कैपिटल N पार्टिकल्स इज गिवन एज
कह रहे हैं कि जो एवरेज एनर्जी होगा सिस्टम का, जो कैपिटल यन पार्टिकल लगता है, उसको कुछ ऐसे दिया जाएगा, ई बार इक्वल टू टोटल एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल। ऐसे एवरेज निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तक आप 4 सेमेस्टर पास हो चुके हैं, 4 सेमेस्टर पास हुए हैं, तो आपसे कोई पूछे कि टोटल कितना एवरेज बन रहा है आपका पर सेमेस्टर, तो आप क्या करेंगे, जितना टोटल नंबर अभी तक पाए हैं और डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, तो चारों सेमेस्टर का एवरेज बन जाएगा कि हाँ एक एक सेमेस्टर मेरा इतना एवरेज बना हुआ है। वैसे ही जो सिस्टम की टोटल एनर्जी है उसको नंबर ऑफ पार्टिकल से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज एनर्जी निकल जाएगा। क्लियर। अब देखिए इस ई का वैल्यू क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। जब हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह पढ़ रहे थे तो वहाँ पर लिखे थे ना, जो टोटल एनर्जी ई होगा वो कुछ ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, समेशन आई एन आई ई आई। ठीक। और जो नंबर ऑफ पार्टिकल है इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस करते थे। आप अगर देखे होंगे मेरा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वाला वीडियो, तो उसमें ये सब चीज़ मैं बताया था। ठीक। तो ये देखिए इस एन को ऐसे लिख दिए। अब ये क्या है, सम ऑफ ऑल द पार्टिकल है। ठीक। तो आई का वैल्यू क्या है, 1 2 3, जितना मान लीजिए आई का वैल्यू क्या है, ऐसे टोटल 10 पार्टिकल हैं, समेशन जगह क्या होगा, n1 n2 n3 ऐसे करके n10 तक हो जाएगा। टोटल 10 नंबर ऑफ पार्टिकल है। ठीक। तो जब 10 नंबर ऑफ पार्टिकल रहेंगे तो क्या लिख देंगे, आई इक्वल टू 1 to 10 ऐसे लिख के सबको जोड़ देते हैं। ठीक। तो यहाँ पर हमको लिमिट पता नहीं कितने पार्टिकल है, इस वजह से बस आई नीचे लिख के छोड़ दिए हैं। ठीक। इस वजह से ऐसे लिखा जाता है। ठीक। अगर पता चल जाए 10 पार्टिकल हैं तो आई इक्वल टू 1 to 10 लिख के ऐसे लिख देंगे, तो वो n1 n2 से लेके n10 तक हो जाएगा। ठीक। क्लियर है चीज। तो ऐसे समेशन के फॉर्म में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब देखिए एक चीज़ और बताते हैं आपको। आप मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ पढ़े थे, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith सेल जो हम लोग निकाले थे वो कितना आया था, आपको याद होगा अगर मेरा वीडियो देखे होंगे, कितना आया था, जी आई इक्वल टू ई के पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा ई आई आया था। अगर देखे होंगे तो करोगे हाँ 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 आया था, यही वैल्यू आया था ना। इसी चीज़ को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ई के पावर माइनस अल्फा ई के पावर माइनस बीटा ई आई लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इस ई के पावर माइनस अल्फा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम लोग इसको देखे थे, इसको ऐसे ए लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में एन आई का जो वैल्यू था वो कुछ ऐसे था, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसी एन आई के वैल्यू को कुछ ऐसे हम लिख दिए हैं। कैसे, ये चीज़ एन आई का वैल्यू जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में हम लोग पाए थे उसी एन आई को यहाँ पे पुट कर दिए हैं। क्लियर। अगर आप चाहें तो बगल में दे सकते हैं, यहाँ बगल में लिख सकते हैं, मन करेगा तो लिख लीजिएगा। क्या लिखना है, लिख लीजिएगा फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एन आई इज इक्वल टू, लिख लीजिएगा एन आई इज इक्वल टू क्या होगा, जी आई ए ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई। ठीक, ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक। और फिर उसके बगल में ऐसे सिंस करके लिख दीजिएगा फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन लॉ। हम जानते हैं कि एन आई इक्वल टू इतना होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं। ठीक। अब देखिए नीचे भी एन आई का वैल्यू यूज करेंगे, तो नीचे भी एन आई की जगह ये वैल्यू क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब समेशन महाराज आगे खड़े ही हैं। ठीक। अब देखिए फिर क्या किए, इसको कुछ ऐसे लिखे हैं, ए कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, उड़ा दिए, ऊपर वाला ए नीचे वाले ए को ले डूबेगा। तो यहाँ क्या बचा, समेशन आई जी आई ई के पावर। अब इस आई को कहा गया किनारे क्यों, चलो आगे आ जाओ, तो ये आगे उठ के आ गया। ठीक। तो जी आई ई के पावर माइनस बीटा ई आई हो गया, और ये समेशन जी आई ई के पावर माइनस बीटा ई आई हो गया। ठीक। क्लियर है ना। यही एन आई का वैल्यू हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक। वैसे आप डायरेक्ट भी लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपको मन करता हो, क्यों आप सोच रहे हो सर डायरेक्ट लिखवा रहे हैं, तो आप इसके बगल में लिख दीजिएगा कि सिंस फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वी नो एन आई इक्वल टू दिस वैल्यू, उसी को हम लोग यूज किए। ठीक। या अगर मन करे तो यहाँ लिख लीजिए फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ वी नो दैट एन आई इक्वल टू इतना, उसके बाद ऐसे लिखते हुए चलाइए। ठीक। अब देखिए यहाँ से हम लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लिए। ठीक। अब फिर क्या लिख रहे हैं, वी नो दैट द पार्टीशन फंक्शन। अब हम पार्टीशन फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं कि जेड इक्वल टू समेशन आई जी आई ई के पावर माइनस बीटा ई आई, ये क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन होता है। इसको इक्वेशन नंबर 2 बना दिए। इज इट क्लियर नाउ। अब क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको पार्टीशन फंक्शन वाले इक्वेशन को, तो डेल जेड ओवर डेल वी, डेल जेड ओवर डेल बीटा के टर्म में क्या कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये जो जेड है इसको बीटा के टर्म में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो जब इसको बीटा के टर्म में डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर डेल जेड अपॉन डेल बीटा हो गया। अब देखिए जब इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा तो बीटा के टर्म में कर रहे हैं, तो जी आई को हम कांस्टेंट मानेंगे, तो जी आई वैसे ही रहेगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ठीक। तो जी आई क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब ई के पावर माइनस बीटा ई आई का डिफरेंशिएशन ई के पावर माइनस बीटा ई आई होगा। अब फिर ऊपर वाले को जब करेंगे तो माइनस ई आई आ जाएगा, तो ई आई को यहाँ लिख दिए, माइनस को आगे लिख चले आए। ठीक।
इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए क्या लिखे हैं, ना यूजिंग 2 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट। अब इक्वेशन 2 और 3 को क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट में यूज करने चलना है। ठीक, तो देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो पूरा वैल्यू है, ये किसके बराबर मिल गया, इसके जगह पे क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू पुट करेंगे और वहाँ पे माइनस साइन लगा देंगे। ठीक, ये जो वैल्यू है क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, जब इस वैल्यू के बराबर ये पुट करेंगे तो माइनस साइन के साथ ही आ जाएगा। ठीक, तो माइनस डेल जेड ओवर डेल बीटा आ गया। अब ये जो नीचे वाला वैल्यू है, ये क्वेश्चन 2 से देखिए जेड का वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या कर दिए, हम लोग जेड पुट कर दिए और माइनस साइन यहाँ पे आ गया। ठीक, इससे कोई कंफ्यूजन नहीं ना है। ये माइनस साइन क्या था, इसका जब वैल्यू पुट करेंगे, इस इक्वेशन को यूज करेंगे तो माइनस क्या होगा, यहाँ पे माइनस है नहीं, तो ये वाला माइनस क्या होगा, इधर चला जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस डेल जेड ओवर डेल बीटा हो गया इसकी जगह, और नीचे वाला जो वैल्यू था वो क्या जेड के बराबर है, तो उसको 1/z लिख दिए। ठीक, ऐसा क्यों हम लोग इसको डिफरेंशिएट किए हैं, क्योंकि हम लोग को ये जो टर्म वगैरह है ना, बीटा वगैरह, उस हमको हटाना है, हमको जेड के टर्म में जाना है। इस वजह से बीटा उटा के टर्म में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएट वगैरह करके बीटा उटा छुटकारा पाना चाह रहे हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ तक कुछ छुटकारा तो अभी नहीं मिला, बीटा फिर दिख रहा है, यहाँ से बीटा से छुटकारा पाना चाह रहे थे। ठीक, यहाँ पे EI वगैरह से भी हम क्या कर रहे थे, छुटकारा वगैरह पाना चाह रहे थे, तो EI वगैरह को तो हटा दिए, लेकिन अभी बीटा पिंड छोड़ा नहीं हम लोग का। तो फिर बीटा के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, जो बीटा इक्वल टू 1/KT होता है, ये हम लोग पढ़े हैं। अब इसके हेल्प से फिर हम लोग बीटा को हटाना चाह रहे हैं। ठीक, तो बीटा इक्वल टू 1/KT है, तो फिर क्या करिए, इसको t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिए तो डेल बी अपॉन डेल टी हो गया, और इधर 1/t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1/t²। जैसे 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, -1/x², तो इसे 1/t का डिफरेंशिएशन -1/t² और के साथ ही पड़ा हुआ है। अब देखिए यहाँ से हम लोग को नीचे से डेल बीटा बस हटाना है, जेड तो हम लोग को चाहिए ही, जेड तो हम लोग का डिजायर वैल्यू ही है, तो जेड तो हम लोग को चाहिए। ठीक, तो यहाँ से क्या कर देंगे, 1/डेल बीटा इक्वल टू लिख देंगे 1/डेल बीटा। ठीक, इस डेल बीटा के नीचे लेके चल गए, इसको ऊपर लेके चले गए और माइनस साइन इधर लगा दिए, तो -KT² होगा। क्लियर है चीज ना। इसको इक्वेशन 5 बना लिए, इसको 4 बनाए थे। ठीक, समझ में आया क्यों बीटा के रिस्पेक्ट पहले किए हैं, क्योंकि हम लोग को ये EI वगैरह सब हटाना है, हम लोग को जेड के टर्म में वैल्यू लाना है। ठीक, तो इस वजह से ये सब चीज कर रहे हैं। ओके, यहाँ से माइनस साइन लेकर कन्फ्यूजन नहीं ना है। अगर माइनस साइन लेकर आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो एक लाइन आप और मन करेगा तो बढ़ा लीजिएगा। ठीक, एक लाइन आगे और लिख दीजिएगा कि माइनस डेल जेड। अगर यहाँ माइनस साइन को लेकर कन्फ्यूजन होगा तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट्स इम्प्लाइड एट GI बीटा EI इक्वल टू माइनस डेल जेड बाई डेल बीटा। ठीक, अब इसको आप इक्वेशन 3 बना सकते हैं। ठीक, तो वैसे यहाँ से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर होता है तो इसको आप इक्वेशन 3 बना के अब लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, कोई कन्फ्यूजन नहीं ना। ओके, अब देखिए ये वैल्यू आया, अब इस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, ले जाके इक्वेशन नंबर 4 में यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इक्वेशन 4 में जब यूज करेंगे, लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 and 5 वी हैव, तो E बार इक्वल टू -1/z, और ये क्या है, डेल जेड अपॉन डेल बीटा है। ठीक, तो डेल जेड को ऊपर छोड़ दिए, अब जो 1/डेल बीटा का वैल्यू था उसको की जगह क्या किए हैं, -KT² डेल टी पुट कर दिए। ठीक, तो डेल टी जेड के नीचे से हटा दिए हैं, डेल जेड के नीचे, और -KT² इधर लिख दिए हैं। ठीक, अब देखिए ये -KT² और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस KT² हो गया, और इसको 1/z डेल जेड ओवर डेल टी लिख दिए हैं। ठीक, अब इसको आप लाख के टर्म में भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं KT² डेल ओवर डेल टी ln z, या log z जिसका बेस क्या होगा, E होगा। ठीक, नेचुरल log है ln z। ठीक, अब जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होगा, तो ऐसे log z का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/z होगा, और किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 1/z डेल z ओवर डेल टी मिल जाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू लिखिए चाहे ये वैल्यू लिखिए, बात क्या है, बराबर है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए, अगर हमको पार्टीशन फंक्शन z का वैल्यू पता हो, उसको हम टेम्परेचर जो दिया हो उस पर डिफरेंशिएट कर दें, और उस टेम्परेचर का वैल्यू पुट कर दें, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू पुट कर दें, तो हमको जो मीन एनर्जी है सिस्टम की वो पता चल जाएगी। फायदा हुआ इसका ना। पार्टीशन फंक्शन का एप्लीकेशन समझ में आया कि अगर हमको जेड का वैल्यू पता हो तो उसका लाग ले लें, नेचुरल लाग, तो लाग जेड का वैल्यू पता चल जाएगा। उस लाग जेड को दिए गए टेम्परेचर पे क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो ये टर्म निकल जाएगा, और फिर जिस टेम्परेचर का वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर जो दिया गया उसका वैल्यू पुट करके स्क्वायर कर दें, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के का वैल्यू पुट कर दें, तो ई बार का वैल्यू क्या होगा, मिल जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग मीन एनर्जी को जेड के टर्म में क्या करनी है, कन्वर्ट करनी है। ठीक, दिस इज द रिलेशन बिटवीन पार्टीशन फंक्शन जेड एंड मीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
क्लियर चीज़, यहाँ हमारे साथ कोई कन्फ्यूजन नहीं ना, मैं चाहता हूँ कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो, इस वजह से जहाँ कन्फ्यूजिंग पॉइंट रहता है उसको बार बार दिखाता हूँ। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से ये चीज़ निकल गया कि ये तो मीन एनर्जी था सिस्टम का। टोटल एनर्जी अगर हम लोग निकालना चाहें तो टोटल एनर्जी कैसे निकलेगा, तो टोटल एनर्जी जो होगा यहाँ से देखिए टोटल एनर्जी ई क्या होगा, ई इक्वल टू ई बार इंटू एन हो जाएगा। तो जो टोटल एनर्जी होगा इसके नीचे लिख लीजिएगा, आप जगह नहीं मेरे पास, टोटल इस वजह से यहाँ लिख रहे हैं टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, total energy of the system is given by यहाँ से क्या हो जाएगा, E इक्वल टू मीन एनर्जी इंटू एन। ठीक, अगर E का वैल्यू निकाला है तो मीन एनर्जी इंटू एन, तो इसका मतलब क्या है, ये जो पूरा E का वैल्यू आया है इसमें क्या करिए एन से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो जाएगा एन के टी स्क्वायर, और फिर इधर क्या हो जाएगा कल्ली ओवर कल्ली टी ln z। ये क्या हो गया टोटल एनर्जी। ठीक, इन टर्म्स ऑफ पार्टीशन फंक्शन। ठीक, अगर आपको क्या हो z का वैल्यू पता हो तो उसका लाग ले लें, उसको दिए गए टेम्परेचर पर डिफरेंशिएट कर दें, उस टेम्परेचर का वैल्यू पुट करके क्या करें स्क्वायर कर दें, k का वैल्यू पुट कर दें, नंबर ऑफ पार्टिकल पुट कर दें, तो टोटल एनर्जी सिस्टम की पता चल जाएगी। ठीक, तो ये टोटल एनर्जी का वैल्यू निकल कर इस तरह आ गया। ठीक, z के टर्म में। ओके, अब हम लोग दूसरे नंबर पॉइंट में चलेंगे। आसान है ना, मजा आ रहा है ना। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब दूसरा पॉइंट लिखे है एंट्रोपी। ठीक, अब हम लोग यस को क्या करेंगे जेड के टर्म में निकालने का कोशिश करेंगे। ओके, तो देखिए पीछे हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़े थे कि कुछ एंट्रोपी और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट में कुछ ऐसा रिलेशन होता है, या चाहे आप ऐसे कहिए एंट्रोपी और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी में कुछ ऐसा रिलेशन होता है, यस इक्वल टू के log W। ठीक, ये क्या है एंट्रोपी और थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी में क्या है रिलेशन है, इसको हम लोग डिराइव किए थे। ठीक, आप यहाँ log बेस ई करके भी लिख सकते हैं या ln W भी लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर, जब तक हम बेस 10 नहीं लगाएं तब तक इसको नेचुरल log ही माना जाएगा। ओके, या आप कॉमन करें तो यस इक्वल टू के ln W भी लिख सकते हैं। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दिए हैं। ठीक, फिर क्या लिख रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फॉर अ क्लासिकल सिस्टम इज गिवन बाई। अब क्लासिकल सिस्टम जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ हम लोग पढ़े थे, तो जो समेसन आई एन आई था वो टोटल नंबर कैपिटल एन के क्या था बराबर था, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल के बराबर था। ठीक, अब फिर यहाँ से क्या लिखेंगे फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स वी हैव। अब मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स से देखिए फिर क्या लिखे हैं फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स कामा वी हैव। ओके, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिक्स जो हम लोग पढ़े थे तो वहाँ पर हम लोग को प्रोबेबिलिटी मिला था, वो कुछ ऐसे था फैक्टोरियल एन, फिर पाई मल्टीप्लायर यूज़ किए थे। ठीक, पाई मल्टीप्लायर समेसन आई लगा दिए हैं और फिर जी आई एन आई अपान फैक्टोरियल एन आई लिख दिए हैं। ठीक, ये हम लोग वहाँ पे अच्छे से समझे थे। ओके, दोबारा इसको पूरा डिराइव करने की जरूरत नहीं है। ठीक, डायरेक्ट ऐसे लिख के और ये वैल्यू लिख देना है। ओके, अब देखिए क्या कर रहे हैं, हमको log W का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे अब log लेंगे इस इक्वेशन में। ठीक, तो लिखे हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड कामा वी गेट। ठीक, अब इस इक्वेशन में log ले रहे हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा कि इस इक्वेशन में log ले रहे हैं तो यहाँ से क्या मिलेगा। ठीक, क्यों log ले रहे हैं, क्योंकि log W का वैल्यू चाहिए हमको, तो जब log लेंगे तो log W इक्वल टू ये क्या हो गया log फैक्टोरियल n, और बताए थे कि जब हम log लेंगे तो जो मल्टीप्लायर है वो समेसन में कन्वर्ट हो जाता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा समेसन आई एन आई, ये एन आई था। ठीक, ऐसे कहीं लिखा हो log ए टू द पावर एन तो क्या होता है एन log ए होता है, तो ऐसे ही इसके पावर लिखा तो एन आई इधर आ गया log जी आई हो गया। अब ये नीचे है तो नीचे वाला जब ऊपर आएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा, तो माइनस log फैक्टोरियल एन आई हो जाएगा। ये चीज़ आपको बताए थे वहाँ पे log m बाई एन क्या होता है log m माइनस log n होता है, तो ये log माइनस करके ऐसे इसको लिख दिया गया नीचे वाले को। ठीक, ये वैल्यू हो गया। अब देखिए स्टेलिंग अप्रॉक्सीमेशन या स्टेलिंग फार्मूला यूज करेंगे, तो स्टेलिंग अप्रॉक्सीमेशन बताता क्या है, चूंकि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डील कर रहे हैं तो इसमें जो एन वगैरह है ये काफ़ी लार्ज है। ठीक, तो स्टेलिंग से आप बताए थे कि अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी गई है, मान लीजिए ऐसे लिखा गया फैक्टोरियल एक्स, ठीक, और वो log के साथ है और x का वैल्यू अगर बहुत बड़ा है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है x log x माइनस एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक, कब किस कंडीशन में x का वैल्यू क्या हो बड़ा हो, और फैक्टोरियल में हो तो log फैक्टोरियल x का वैल्यू x log x माइनस x के टर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें भी स्टेलिंग अप्रॉक्सीमेशन यूज कर रहे हैं, तो log W लिख दिए। अब इसे इधर देखिए log फैक्टोरियल n है तो इसको n log n माइनस n कर दिए। अब इसी समेसन में आते हैं तो समेसन i यहाँ कहीं फैक्टोरियल नहीं है तो n i log जी आई को एज इट इज लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे माइनस log फैक्टोरियल n i है तो इसको भी स्टेलिंग अप्रॉक्सीमेशन यूज करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा n i
log n i माइनस एन आई आएगा, तो माइनस ऑलरेडी यहाँ से अवेलेबल था तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस एन आई हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिए। इज इट क्लियर? अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, फ्रॉम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कामा वी नो दैट। ठीक, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको यस को जेड के टर्म में लिखना है, उसकी वजह से इतना हम लोग कर रहे हैं तामझाम। ठीक, अब देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से हमको पता है, अभी पीछे बताए हैं कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल इन ith स्टेट एट इक्विलिब्रियम वो क्या होगा, जी आई ए टू द पावर माइनस बीटा ई आई के बराबर होगा। ठीक, अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, यूज कर लेंगे किसमें, इक्वेशन 2 में। ठीक, तो देखिए n log n log w इधर लिखेंगे, माइनस एन लिखेंगे, समेसन आई लिखें, एन आई log जी आई लिखेंगे, एन आई log जी आई लिखे हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ एन आई का वैल्यू ये वैल्यू नहीं यूज कर रहे हैं, क्यों, अभी कट जाएगा, इस वजह से यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक, यहाँ यूज करने कोई फायदा नहीं, आगे देखिएगा खुद जो वैल्यू ये सब है ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, इस वजह से पुट नहीं कर रहे हैं। ठीक, तो इसको एज इट इज लिख दिए। अब फिर माइनस एन आई, यहाँ पे भी देखिए एन आई का वैल्यू वही लिख रहे हैं, बस जो log में एन आई है उसके जगह ये क्या कर दे रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं। जो log में एन आई है उसकी जगह ये वैल्यू क्या कर रहे हैं, पुट कर दे रहे हैं, और प्लस एन आई को वैसे लिख दे रहे हैं। ठीक, इस एन आई और इस एन आई की जगह क्यों नहीं पुट किया, क्योंकि वो अभी अपने आप देखिएगा आगे छोटा हो जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या लिखे हैं, log n कैपिटल एन log कैपिटल एन लिख दिए। ठीक, माइनस कैपिटल एन लिख दिए, प्लस समेसन आई एन आई log जी आई लिख दिए। ठीक, अब देखिए इसको माइनस साइन के साथ क्या करना है, बाहर निकालते हुए चलना है। ठीक, तो देखिए इस log में 3 टर्म है। ठीक, अगर इसको हम ऐसे लिखें ए बी और इसको सी कहें तो log a इंटू बी इंटू सी क्या होगा, log a प्लस log b प्लस log c होगा, ऐसे प्लस करके निकलेगा। तो अब साथ में एन आई का आगे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, समेसन भी लगा हुआ है तो पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, समेसन आई। ठीक, अब फिर देखिए क्या होगा देखिए एक मिनट, यहाँ तक लिखे, ये वैल्यू लिख दिए, ये वैल्यू पूरा देखिए लिख दिए। ठीक, इसकी बात करना है। ओके, तो यहाँ देखिए समेसन, यहाँ माइनस साइन है तो माइनस साइन, फिर ये समेसन इसके ऊपर अभी लागू हो रहा है क्योंकि ब्रैकेट में है ना, समेसन इसके लिए भी एप्लीकेबल है, तो समेसन आई एन आई log जी आई लिख दिए। ठीक, अब फिर माइनस साइन आ जाएगा क्योंकि ये तो अंदर तीनों प्लस होके आएंगे लेकिन बाहर माइनस है, तो जब अलग अलग निकलेंगे तो माइनस साइन के साथ आएंगे, तो क्या हो जाएगा माइनस समेसन आई और ये क्या हो जाएगा एन आई log अब ए हो जाएगा। ठीक, और फिर देखिए फिर जब इसको लिखा जाएगा तब फिर ये टर्म आएगा। ठीक, तो ये क्या आएगा, प्लस एन आई log ई के पावर माइनस बीटा ई आएगा। ठीक, और आगे माइनस रहेगा, लेकिन जब फिर इसको सॉल्व किया जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा अलग से बता रहा हूँ, ये क्या आएगा, कुछ ऐसे आएगा, समेसन एन आई ये क्या हो जाएगा log, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई, और क्या हो जाएगा इसके पावर बीटा ई आई हो जाएगा। ठीक, अब ये भी नेचुरल log है, इसका ही बेस ई है, तो इसका log ई और बेस ई अगर है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और ये माइनस बीटा ई आई क्या होगा, आगे निकल के चला जाएगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो क्या लिखे हैं, प्लस बीटा ई आई एन आई। ठीक, और ये log ई टू द पावर ई जो होगा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एन आई बीटा ई आई हो गया। क्लियर? अब फिर देखिए जो ये वाला टर्म है इसको समेसन के साथ फिर एज इट इज लिख दिए, इसके आगे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इसको लिख दिए। इतना चीज़ क्लियर? अब देखिए इसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है। ठीक, तो ये वैल्यू देखिए और ये वैल्यू देखिए, दोनों सेम है लेकिन दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, तो एक दूसरे को ले डूबेंगे। इतना चीज़ क्लियर? अब देखिए आपको पता है कि समेसन एन आई का जो वैल्यू होगा, समेसन आई एन आई का वैल्यू वो कैपिटल एन के बराबर होगा, लिखे हुए हैं, तो इसको कैपिटल एन कह सकते हैं, तो कैपिटल एन और ये log ए को लिख दिए हैं। ठीक, पहले ये टर्म लिखे हैं एन log एन। ठीक, अब देखिए ये जो माइनस एन है यहाँ पे देखिए ये क्या है, ये जो वैल्यू है ये भी कैपिटल एन के बराबर है, प्लस के साथ है, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो एन log एन और फिर ये और इससे कैंसिल हो गया, फिर माइनस साइन के साथ कैपिटल एन log ए आ जाएगा, और फिर ये देखिए ये जो वैल्यू है, ये जो पूरा वैल्यू है ये क्या लिखा, ये देखिए ऐसे समझिए। ठीक, कंफ्यूजन नहीं हो रहा कोई? ये जो वैल्यू लिखा गया है समेसन आई एन आई बीटा ई, थोड़ा सा एक दो स्टेप मैं स्किप किया हूँ क्योंकि इतना तो आप समझ ही सकते हैं। बीटा क्या है, बीटा आई है नहीं तो उसको समेसन के बाहर लिख सकते हैं ना, तो बीटा किधर लिख दिए, और ये एन आई ई आई। ठीक, ये जो एन आई ई आई होता है ये क्या होता है, टोटल एनर्जी होता है, ये हम लोग पीछे पढ़े थे, तो इसको क्या लिख दिए हैं, ये जो वैल्यू है क्या लिख दिए हैं, इसको टोटल एनर्जी लिख दिए हैं और बीटा को एजिटिव लिख दिए हैं, तो बीटा और ई के बराबर हो जाएगा। तो ये जो टर्म है पूरा ये बीटा ई के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, इसके आगे अभी थोड़ा सा और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फिर वैल्यू वगैरह को पुट करके एंट्रोपी को जेड के टर्म में निकालेंगे। ठीक, क्लियर है चीज़ ना? ओके, एक दो स्टेप स्किप किए, थोड़ा डायरेक्ट लिखे हैं, तो ये तो आपको इतना तो समझ है कि पीछे ऐसा तमाम हम लोग प्रॉब्लम स्टैटिक्स में कर चुके हैं। ठीक,
देखिए स्टूडेंट, इसके नीचे यहाँ पे लिखिएगा, ठीक। अब इस log W इज इक्वल टू n कॉमन ले लें दोनों में से, ये log n माइनस log a हो जाएगा, तो उसको log n बाई a लिख सकते हैं, प्लस बीटा टाइम्स e हो गया, ठीक। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, log W इक्वल टू n log z, ये n बाई जो a होता है ये क्या होता है, पार्टीशन फंक्शन होता है, पीछे हम लोग पढ़े थे, वो z के बराबर होता है, लिख दिए हैं कि सिंस n बाई a इक्वल टू z, तो इसके जगह z लिख दिए हैं और बीटा टाइम्स e हो गया, इसको इक्वेशन 3 कर दिए, ठीक। अब देखिए क्या लिखे हैं, नाउ यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन फर्स्ट कामा वी गेट, अब इस log W का वैल्यू इस इक्वेशन फर्स्ट में यूज करने चलना है, तो क्या होगा, s इक्वल टू k n log W प्लस बीटा e। अब यार देखिए s इक्वल टू क्या हो जाएगा, k n log W, सॉरी क्या यूज कर रहे हैं, s इक्वल टू के n log z प्लस बीटा यूज कर रहे हैं, ठीक। अब जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो s इक्वल टू के n log z प्लस के बीटा टाइम्स e हो जाएगा, ठीक। अब चूंकि बीटा इक्वल टू 1 बाई के टी होता है तो उसके वैल्यू को पुट कर देंगे, तो s इक्वल टू के n log z प्लस के, अब बीटा की जगह 1 बाई के टी इंटू ई, ठीक। अब के से के क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, s इक्वल टू के n log z प्लस e बाई टी। कई सारे बुक में यहीं पे छोड़ा हुआ है, ठीक। लेकिन अगर आप चाहें तो इस e को भी z के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पीछे हम लोग अभी पढ़े थे टोटल एनर्जी e का जो पार्टीशन फंक्शन के टर्म में रिलेशन होगा क्या होता है, वी नो दैट e इक्वल टू n के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी log z होता है, ठीक। अब इसको हम लोग पुट कर दें अगर इसमें, तो इसमें पुट करेंगे तो क्या होगा, n के टी यहाँ पे हो गया और डेल बाई डेल टी log z, ठीक। एक टी इस टी से क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ओके। अब देखिए के एन कॉमन ले लें, यहाँ भी के एन है, यहाँ भी के एन, तो के एन कॉमन ले लिए, तो log z प्लस टी हो गया, कर्ली टी ओवर log z हो गया। अब इस पूरे वैल्यू को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, के एन कर्ली ओवर कर्ली टी या डेल ओवर डेल टी टी log z, ठीक। अब इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार इसको फर्स्ट फंक्शन माने, एक बार इसको सेकंड, तो जब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू सेकंड फंक्शन करके ऐसे करें इसको डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको ओपन करेंगे तो पहले टी को अगर डिफरेंशिएट करें तो टी का टी के रिस्पेक्ट 1 हो जाएगा, log z बचेगा। अब फिर टी को बाहर निकाल लें, दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करें तो कर्ली टी कर्ली ओवर कर्ली टी log z बचेगा, ठीक। तो इस पूरे टर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। यही क्या है, एंट्रापी और पार्टीशन फंक्शन रिलेशन है। अगर हमको z का वैल्यू पता हो तो log z निकाल के फिर उसमें t का मल्टीप्लाई करके फिर उसको t के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करके और टोटल नंबर पार्टिकल और k के वैल्यू को पुट करके s का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक। हो सकता है आपके बुक में कुछ डिफरेंट वैल्यू दिया हो, डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया, ठीक। ये जो वैल्यू ना कई सारे टर्म में, किसी किसी बुक में यहाँ तक निकाला हुआ है, किसी में यहाँ तक निकाला है, ठीक। तो आपको डिफरेंट बुक में डिफरेंट चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, ओके। तो ये हम लोग का एंट्रापी का रिलेशन निकल कर आया है, क्लियर। अब आगे हम लोग तीसरे पॉइंट पे चलेंगे, ओके। देखो स्टूडेंट, अब तीसरा पॉइंट लिखें इंथैल्पी H, ठीक। आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हैं कि जो इंथैल्पी H होता है वो एनर्जी प्लस पीवी के क्या होता है, बराबर होता है, ठीक। H इक्वल टू टोटल एनर्जी प्लस पीवी, ठीक। हो सकता है आप वहाँ पे टोटल इंटरनल एनर्जी के टर्म में पढ़े हो, U प्लस पीवी के टर्म में पढ़े हो, ठीक। तो चाहे U लिखिए चाहे E लिखिए, बात क्या है, बराबर है, ओके। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, वी आल्सो नो दैट, अब हमको और भी पता है कि फॉर आइडियल गैस पीवी इक्वल टू क्या होता है, आरटी होता है, और ई का जो वैल्यू होता है ये होता है पार्टीशन फंक्शन के टर्म में, पीछे हम लोग निकाले थे। अब इन दोनों वैल्यू को उठा के पुट कर देंगे, एच का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखें यूजिंग एबव वैल्यूज, किसका वैल्यू, ई का और पीवी का। ऊपर वाले इक्वेशन फर्स्ट में हमको ये मिलेगा, एच इक्वल टू ई के जगह एन के टी स्क्वायर डेल ओवर डेल टी log z हो गया और प्लस आर टी हो गया इसके जगह, ठीक। अब हमको आर का वैल्यू पता हो, टी का वैल्यू पता हो, जेड का वैल्यू पता हो, तो log z का वैल्यू निकाल लेंगे, उसको टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर देंगे और फिर एन और के का वैल्यू भी और टी स्क्वायर का वैल्यू पुट कर करके एच के वैल्यू को निकाल लेंगे। मतलब सिस्टम की इंथैल्पी को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर बस हमको पार्टीशन फंक्शन और ये कांस्टेंट आर तो है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और सिस्टम में कितने पार्टिकल हैं और किस टेम्परेचर पे सिस्टम अगर पता है तो हम वहाँ से आसानी से निकाल लेंगे, ओके। अब देखिए हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, टोटल एनर्जी माइनस टी एस होता है, ठीक। एफ इजिकल टू ई माइनस टी एस होता है। तो अब देखिए ई का वैल्यू पुट नहीं कर रहे हैं हम, ई माइनस टी और एस का वैल्यू जो ऐसे मिला था हम लोग को वो वैल्यू यूज कर ले रहे हैं, ठीक। क्योंकि ई का वैल्यू पुट करेंगे फिर इस यस का वैल्यू क्या करना पड़ेगा, पूरा बड़ा वाला वैल्यू पुट करना पड़ेगा जो दूसरा डिब्बा बनाए थे, ठीक। तो इस वजह से यस का वैल्यू जो इंट्राफी में पहला डिब्बा बनाए थे उसको वैल्यू को उठा के पुट कर दिए, ठीक। और एक डिब्बा बनाए थे ई के वैल्यू को, ई की जगह ये पुट करके एक डिब्बा बनाए थे, ठीक। तो बड़े चीज़ पे जाने से क्या मतलब है, जो हम लोग का वैल्यू जहाँ से छोटा वैल्यू मिल रहा है और कट भी जा रहा है तो हम लोग क्यों कहेंगे, खतरा क्यों मोल लेंगे, ठीक। बड़ा कैलकुलेशन करने का कोई मतलब नहीं है। तो जो पहला डिब्बा बनाए थे एंट्राफी वाले में कुछ यही वैल्यू लिखे थे और फिर ई का वैल्यू पुट करके दूसरा डिब्बा बनाए थे, तो पहले ही डिब्बा से काम चल जा रहा है। इस देखिए
ई को ऐसे लिख दिए -t और यस का वैल्यू लिख दिए जो पहले डिब्बा में बनाए थे पीछे। और फिर क्या लिखे हैं, एफ इक्वल टू ई माइनस के एन टी लाग जेड, और ये देखिए माइनस हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, टी से टी कट जाएगा और ई बचा, ई से ई कैंसिल, माइनस के एन टी लाग जेड बच गया। ये क्या हो गया आपका हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी निकल जाएगा। यहाँ से जेड का वैल्यू पता हो तो लाग जेड निकल जाएगा। टेम्परेचर पता हो कि सिस्टम टेम्परेचर है, मतलब सिस्टम का टेम्परेचर क्या है, और फिर एन और के का वैल्यू पता हो तो यह का वैल्यू क्या होगा निकल जाएगा। ठीक, थोड़ा सा बोलने में गलती हो जा रहा है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा चला गया, इसलिए थोड़ा तेज बोलने के चक्कर में थोड़ा उल्टा सीधा निकल जा रहा है। ओके, लेकिन उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। ठीक, क्या क्या पता हो, जेड का वैल्यू पता हो तो लाग जेड निकल जाएगा यहाँ से। ठीक, फिर टेम्परेचर सिस्टम का क्या है वो पता रहे तो टी का वैल्यू पुट कर देंगे, एन कितने नंबर ऑफ पार्टिकल हैं और के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी हेल्प से हमको यह का वैल्यू निकल जाएगा, माइनस साइन लगा देंगे वहाँ पे। ठीक, अब फिर देखिए क्या लिखे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी जी। तो जो गिब्स फ्री एनर्जी होता है वो क्या होता है, जी इक्वल टू एफ प्लस पी वी के बराबर होता है। ठीक, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में पी वी से अगर हम क्या करें सम करते हैं, मतलब हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में एफ प्लस पी वी करते हैं तो क्या होता है, जी निकल जाता है। मतलब एफ में अगर हम पी वी को ऐड करते हैं तो जी निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ से देखिए पी वी का वैल्यू आर टी होता है और एफ का वैल्यू यहाँ निकल आया था, उसको पुट करके हम लोग क्या कर देते हैं, जी का वैल्यू निकाल लेते हैं। अब आर का वैल्यू, टी का वैल्यू पता हो, जेड का वैल्यू पता हो तो लाग ले लेंगे और के और एन के वैल्यू को पुट वगैरह करके जी के वैल्यू को निकाल लेंगे। ठीक, तो ये देखिए क्या है, एंथैल्पी का पार्टीशन फंक्शन के टर्म में रिलेशन है, ये हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का पार्टीशन फंक्शन के टर्म में रिलेशन है, और ये गिब्स फ्री एनर्जी या इसी को गिब्स पोटेंशियल किसी बुक में लिखा रहता है। ठीक, उसके टर्म में क्या है, ये रिलेशन है। ओके, अब एक और बचा उसको करके वीडियो फिनिश कर देंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट 5वां नंबर पॉइंट क्या है, प्रेशर पी। ठीक, क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि वी नो दैट जो प्रेशर पी होता है ये जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होता है उसका वॉल्यूम के साथ चेंज निकालें कांस्टेंट टेम्परेचर टी पर और माइनस साइन लगा दें तो वही हमको प्रेशर मिल जाता है। ठीक, अब इस पी को पार्टीशन फंक्शन के टर्म में लिखना है, तो जो एफ का वैल्यू पार्टीशन फंक्शन के टर्म में मिला था उसको पुट कर देंगे तो पी का वैल्यू क्या होगा, मिल जाएगा। तो पी इक्वल टू माइनस डेल ओवर डेल वी, और यहाँ एफ का वैल्यू जो पीछे मिला था पुट कर दिए। अब के एन टी तीनों को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे क्योंकि कांस्टेंट के एन टी बाहर निकल गया। अब कर ली या ऐसे कहिए डेल ओवर डेल वी, और यहाँ क्या हो गया, लाग जेड बचेगा, मतलब डेल लाग जेड ओवर डेल वी बचेगा। ठीक, आपको मन करे तो इसको ऐसे डिब्बा बना के यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर टी दिखा सकते हैं। ठीक, मन करे तो ऐसे इसको डिब्बा बना के यहाँ कांस्टेंट टेम्परेचर टी दिखा दीजिए क्योंकि टी यहाँ पे है। ठीक, लेकिन बुक में वैसे छोड़ा हुआ वही मैं फॉलो कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरीके से प्रेशर मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो 5 पॉइंट में स्टार्टिंग में लिखवाया था। अगर आप चाहें तो सिस्टम की स्पेसिफिक हीट भी निकाल सकते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे, जिसको हम लोग सी भी कहते हैं। ये किसके बराबर होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी। अब यहाँ से ई का वैल्यू क्या करके सब्सिट्यूट करके हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। किसका वैल्यू, ई का वैल्यू सब्सिट्यूट करके इस स्पेसिफिक हीट का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो ई का वैल्यू मिला था उसको सब्सिट्यूट कर देंगे तो सीवी का वैल्यू पार्टीशन फंक्शन के टर्म में मिल गया, ये प्रेशर का वैल्यू पार्टीशन फंक्शन के टर्म में मिल गया। अगर आप चाहें तो यहाँ से ब्रैकेट बना के यहाँ टी लिख सकते हैं और यहाँ ब्रैकेट के यहाँ क्या लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। ठीक, लेकिन बुक में ऐसे लिखा है तो वही मैं फॉलो कर लिया। ओके, तो आज के लेक्चर में हम लोग जो यूनिट 3 था स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का उसको कंप्लीट कर लिए। ठीक, जल्द ही हम लोग यूनिट 4 भी स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो जरूर लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।